हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए हम लोग सामान्य विज्ञान की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 67 टू 72 यानी 67 से लेकर 72 तक के एसपीडी के मॉडल सेट को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने लगभग 6-7 वीडियो कर रखी है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के मॉडल सेट 67 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देता है। देखिए, पुच्छल तारा जो होता है उसका एक उदाहरण है हेली। ये तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है। क्योंकि रेगुलेटर का काम होता है धारा को नियंत्रित करना। ठीक है, तो धारा नियंत्रण के कार्य हेतु रेगुलेटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। जैसा कि आप लोग पंखा यदि यूज करते होंगे, सीलिंग फैन, तो उसमें रेगुलेटर एक होता है जो धारा को नियंत्रित करके परिपथ में देता है। तो आपका पंखा कभी धीरे तेज चलता है, कभी तेज चलता है, अपनी जरूरत के अनुसार आप चलाते हैं, तो होता है रेगुलेटर। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल जो कलर होता है सूर्य के प्रकाश में, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है 7000 एंगस्ट्रॉम। और जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो होता है बैगनी रंग, उसका तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, इसका चाल किसके बराबर है। तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या फिर प्रकाश की चाल, सब एक ही बराबर होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस चाल से चलती है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही खास है। 100 वाट और 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा। ध्यान रखिएगा, किस क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो सबसे ज़्यादा पावर वाला बल्ब होगा वो सबसे अधिक प्रकाश करेगा, यानी कि 200 वाट का जो बल्ब होगा वो सबसे अधिक प्रकाश करेगा। और श्रेणी क्रम में क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसे मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा। बढ़ते हैं आगे। कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है। देखिए, तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मीडियम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ये निर्वात में नहीं चल सकती है। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो निर्वात में भी चल सकती है और मीडियम में भी चल सकती है। जैसे प्रकाश जो है वो एक तरह का अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है। देखिए, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊष्मा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इसमें कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, मैंने ऊष्मा संरक्षण बोल दिया था। ऊर्जा संरक्षण में क्या बताया गया था पहले नियम में, कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, बस। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा से यदि आकाश को देखेंगे तो ये काला दिखाई देता है, हमें नीचे से कैसा दिखाई देता है, नीला। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के प्रतिबिंबों को पर्दों पर उतारा जा सकता है। देखिए, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब रियल इमेज, उनको आप पर्दे पर उतार सकते हैं। लेकिन जो तरंगे होती हैं वो वर्चुअल तरंगे, उनको आप पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। बढ़ते आगे हम लोग। अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो जितने भी अर्धचालक पदार्थ होते हैं जिसमें आपका सिलिकॉन वगैरह आ जाता है, इन सब की वैद्युत चालकता जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन के हम लोग रुक करेंगे। वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। वायुनप नहीं पढ़िएगा, वायुयान ये लिखा हुआ एक्चुअली। तो इसके अनुपात को हम लोग मैक संख्या कहते हैं। जितनी ही मिसाइलें वगैरह बनती हैं इन सब के चाल को मैक संख्या बताया जाता है। जैसे अग्नि 5 जो है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये जो है इसकी चाल 3 मैक 4 मैक ऐसे करके, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी इनकी चाल जो होगी 5 से 6 मैक के आसपास होगी, तो ये मैक में बताया जाता है। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, यदि आपका अपना पूरा फोटो देखना है इमेज मिरर में, तो आप किस तरह के दर्पण का प्रयोग करेंगे और कितना लंबाई होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने आधे लंबाई का एक समतल दर्पण का यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें अपने आप को आप पूरा देख पाएंगे। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है। देखिए, तारा जो होता है उसका जीवन काल उसके ताप और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा तापमान रहेगा और जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा, तापमान जितना ज़्यादा रहेगा
उतना ज़्यादा दिन तक चलेगा, और द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा दिन तक वो तारा जीवित रहेगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने हम लोग यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। जितने भी लाइव चीज़ें थी, मतलब जिंदा, जैसे आप पेड़ पौधा कह लीजिए, मनुष्य कह लीजिए, इन सब का यदि आयु आपको ज्ञात करना हो तो उसको कार्बन डेटिंग विधि से याद करते हैं। लेकिन जो मृत चीज़ें हैं यानी कि अजीवित, उन सब का यदि आपको उम्र पता करना है तो उसके लिए आपको यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग करना पड़ता है। हम लोग बढ़ते हैं अब मॉडल सेट 68 की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और आगे आने वाले एग्जाम्स में वो काफ़ी बेहतर कर पाएंगे विज्ञान के मामले में। बढ़ते हैं आगे। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा की इकाई को मापते हैं किसमें? तो किलोवाट घंटा में मापते हैं। जो घर में हम लोग बिजली यूज करते हैं तो किलोवाट आवर यानी KWH में लिखा हुआ आपको यूनिट बिल मिलता है, उसी से आप बिल जमा करते हैं। आपने कितना खर्च किया उससे आप बिल जमा करते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु जो होते हैं वो उदासीन हो जाते हैं। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, इसलिए परमाणु उदासीन हो जाते हैं। लेजर शब्द किसका संक्षेपित रूप है? लेजर जो है इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? नॉटिकल मील। जितने भी देश हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, इनका समुद्र में भी कुछ दूरी तक कब्जा रहता है, यानी उतने दूरी से आप कोई भी वारशिप वगैरह नहीं गुजार सकते हैं, उतने दूर में उनका कब्जा होता है। तो इसको हम लोग कैसे मापते हैं? ये आम दूरी की तरह किलोमीटर में नहीं मापते हैं, इसको नॉटिकल मील में मापते हैं। बढ़ते हैं आगे। पराश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? तो जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, इसका मतलब होता है कि जो मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य कितने ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इससे कम या इससे ज़्यादा को मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो पराश्रव्य का मतलब होता है 20,000 हर्ज से ज़्यादा का तरंग। तो ये केवल कुत्ते व चमगादड़ सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकता है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम चलती है? तो ये गैस में सबसे कम चलती है और निर्वात में तो बिल्कुल नहीं चलती है। सबसे तेज यदि बात करें तो ये ठोस में चलती है, इस्पात में सबसे तेज चलती है। गाड़ी में कार्बोरेटर क्या कार्य करता है? तो जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसके इंजन में एक्चुअली कार्बोरेटर लगा होता है, और ये कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल तथा हवा को मिश्रित करके इंजन में भेजता है ताकि दहन हो सके, यानी कि जल सके। स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन है? ये जानवर है एक कुतिया, इसका नाम था लाइका, और ये भेजा था किसने? रसिया ने। देखिए, रसिया की बहुत सारी चीज़ें जो होंगी उनका नाम स्पुतनिक से शुरू होता है, ठीक है। जैसे स्पुतनिक भी उन्होंने अभी कोरोना की वैक्सीन बनाई है, या फिर स्पुतनिक 2 जिसकी सहायता से लाइका को भेजा गया। स्पुतनिक 1 उनका पहला सैटेलाइट था। तो इस तरह से उन लोगों का जो भी चीज़ होता है सब स्पुतनिक से शुरू होता है। तो कहीं यदि कभी मारना हो आंसर और कुछ ना समझ में आए, स्पुतनिक दिखे तो सीधा रसिया लगाइएगा। बिना उपग्रह वाले 2 मुख्य कौन से ग्रह हैं? तो बुध और शुक्र जो है इनका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का है, उसका नाम है गैनीमेड। और सबसे ज़्यादा उपग्रह की बात करें तो आप लोगों को मन में होगा कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा ग्रह है, तो ऐसा नहीं है। शनि का सबसे ज़्यादा ग्रह है, अभी तक 80+ हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो किसी भी पिंड का भार सबसे अधिक आपको ध्रुव पर देखने के लिए मिल जाएगा, और उसको यदि विषुवत रेखा पर लेकर आते हैं आप तो उसका भार कम हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? यहाँ पे 3 केस हैं, तीनों केस आप लाइन से समझिएगा। पहला केस, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरण से गमन कर रहा हो तो किसी भी व्यक्ति का भार अधिक दिखाई पड़, मतलब अधिक समझ में आता है। यदि लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसका भार कम हो जाएगा। यदि लिफ्ट ऊपर से नीचे आते हुए टूट जाए अचानक उसकी डोरी, तो उसका भार उस समय शून्य हो जाता है। तो ये तीनों केस आप समझ कर रखिएगा, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। बढ़ते हैं आगे। किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए, पिंड का वेग यदि आप दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो mv² जो है यानी वेग को दुगना कर देते हैं तो v2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। यदि 3 गुना कहते हैं तो 9 गुना हो जाएगा उसका गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। बढ़ते हैं आगे। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? देखिए, जलयान जो है, यदि जैसे बात की जा रहा है जहाज के बारे में, पानी वाली जहाज, यदि वो नदी में तैर रहा है उसके बाद यदि उसको समुद्र में पहुंचाते हैं तो जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व जो होता है वहाँ पे वो ज़्यादा रहता है, इस वजह से वो ऊपर उठ जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र में तैरना आसान होता है नदी में तैरना, जो कि नदी में डूब सकते हैं आप, वहां पे घनत्व कम है, लेकिन समुद्र में घनत्व ज्यादा है, इसलिए आप डूब नहीं पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण होता है मुख्यतः पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदें गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव की वजह से शेविंग ब्रश यदि पानी से आप निकालते हैं दाढ़ी बनाने वाला, तो उसके बाल आपस में सट जाते हैं। ये सब वर्षा की बूंदों के कारण होता है, वर्षा की सॉरी पृष्ठ तनाव के कारण। उसी पृष्ठ तनाव की वजह से महिलाएं जब स्नान करती है तो उनका बाल आपस में सट जाता है, तो उनको फिर से वो लोग फटका मार के इसे झाड़ के उसको ठीक करती हैं। तो ये सब चीज़ किससे होता है? पृष्ठ तनाव से। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है कि पानी अपने आप को घेर के कम जगह में रखना चाहता है, इस वजह से सट जाता है सब कुछ। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? देखिए, कोई भी उपग्रह या फिर किसी भी वस्तु की यदि बात करते हैं, यदि उसको पृथ्वी से बाहर निकलना होगा, अंतरिक्ष में जाना होगा, तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से या फिर 25,000 मील पर घंटा के चाल से यदि यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, पृथ्वी से ऊपर उसको फेंक दिया जाए, तो यहाँ से निकल जाएगा। इस 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का जो स्पीड है, इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? आपेक्षिक घनत्व जब बात करते हैं तो इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, इसलिए इसकी बीमा भी कुछ नहीं होती है, यानी डायमेंशन लेस, यूनिट लेस होता है। ये कई बार पूछा जाता है आपसे। बढ़ते हैं हम लोग मॉडल सेट नंबर 69 की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट होने वाला है। बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक, ये दो द्रव चलित प्रेस होते हैं या फिर ब्रेक होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत देती है? ये आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। एकाएक यदि बैरोमीटर की रीडिंग गिर जाती है तो आंधी या तूफान की मतलब संकेत देती है। यदि बैरोमीटर की रीडिंग क्रमिक गिरावट हो, मतलब धीरे धीरे गिरे, तो वर्षा का मतलब ये सूचक है। यदि बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे चढ़ रही है तो इसका मतलब होता है कि मौसम साफ होने वाला है। तो 3 तरह के केस आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस तेल चढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग केशिकत्व कहते हैं। इसी के सहारे लालटेन का जो बत्ती होता है उसमें तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बॉलर बहुत ज़्यादा बॉल घुमा रहा है तो पूरा उसके हाथों में कला है, नहीं, एक्चुअली हाथ में कला तो है ही, वो बर्नौली के प्रमेय को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो बॉल को बहुत अच्छे से स्पिन करा पा रहा है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करेंगे? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना पे यदि -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो दोनों एक समान पाठ्यांक को दिखाएंगे, यानी कि दोनों पर -40 डिग्री होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस में बात करता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वहीं यदि बकरी की आप बात करेंगे तो उसका टेम्परेचर मनुष्य से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ये उष्मा है, इस पे जल का आयतन जो होता है वो न्यूनतम होता है। जल का अधिकतम घनत्व तो कितने पे होता है? देखिए, आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों बात याद रखिएगा कि घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर जो है वो परिवर्तित करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये जो जनरेटर होता है, इसको डायनेमो भी कहते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बढ़ते हैं आगे। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन्स जो होते हैं वो एक्चुअली ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं। यानी कि जिस माइक से आप लोग बात करते हैं या फिर अनाउंस करते हैं, जो भी काम होता है वो क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। हेलो माइक चेक जो बोलते हैं ना, वही काम करता है ये। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? देखिए, जब विद्युत ऊर्जा बन जाती है वही ध्वनि, आप बोले तो वो ध्वनि ऊर्जा थी, उसको माइक में ले लिया गया, वो विद्युत ऊर्जा हो गया। और फिर से उसी ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा बन गया था, उसको फिर से बाहर निकाल रहा है साउंड बॉक्स के माध्यम से, तो ध्वनि ऊर्जा में फिर से निकाल रहा है। तो ये कौन निकालता है? लाउड स्पीकर निकालता है, डीजे। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है।
निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग करते हैं? तो ये अवतल लेंस को हम लोग उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। निकट ये 3 अक्षर का है तो इसमें 4 अक्षर वाला लेंस यूज करते हैं, और दूर दृष्टि दोष ये 2 अक्षर का है तो इसमें 3 अक्षर वाला लेंस हम लोग यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे मॉडल सेट 70 की तरफ, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और आप अपने सामने इस स्पीडी बुक को खोल के रखे होंगे और इत्मीनान से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये अंतरिक्ष यान से यदि देखता है अंतरिक्ष यात्री तो इसको आकाश काला दिखाई पड़ता है। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरियों को मापने का मात्रक। अब ये बात करते हैं खगोलीय दूरी क्या होती है, तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, इन सबको क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। तो इसी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? देखिए हीटर का तार एक्चुअली बना होता है नाइक्रोम का, ये निकल प्लस क्रोमियम का मिक्सचर होता है, मतलब मिक्स मेटल होता है, लॉय होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे करता है परमाणु बम। यदि हाइड्रोजन बम लिख दे तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मतलब परमाणु जो होता है काफी छोटा होता है, तो इस वजह से उसमें संलयन होता है, ठीक है, तो नाभिकीय संलयन पे काम करेगा। सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है? तो फिर नाभिकीय संलयन से बनती है। ध्वनि तरंग कैसे कार्य करती है? तो ये जो है अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? मैंने बताया था स्कैटरिंग की वजह से, यानी जिसको प्रकीर्णन कहते हैं। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। जो आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है उस इन्वर्टर में एक रेक्टिफायर नाम का डिवाइस लगा होता है, इसके द्वारा जो एसी करंट होता है वो डीसी में चेंज हो जाता है। और ट्रांसफार्मर की जब बात करेंगे, ट्रांसफार्मर कभी भी एसी डीसी नहीं चेंज करता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट जो आता है उसको या तो बढ़ाएगा या तो उसको घटा देगा, मतलब आपके काम लायक वो वोल्टेज जो है, सॉरी एसी का जो वोल्टेज है उसको प्रोवाइड करता है कौन? ट्रांसफार्मर। लेकिन ये रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में चेंज कर देता है। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता है। पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है? देखिए पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालिएगा टेढ़ी दिखाई देगी। यदि पानी का ग्लास रखा होगा सादा और उसमें यदि आप पेंसिल रख देंगे वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। यदि बाल्टी में सिक्का डाल देंगे तो उठा हुआ दिखाई देगा। भरी बाल्टी के पानी में आप कटोरी डाल देंगे वो उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब क्यों होता है? सबके पीछे कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और कौन कौन सी घटनाएं आप लोग प्रकाश का अपवर्तन से जानते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? तो इस पर लौह चुंबकीय पदार्थ का टेप लगाया रहता है टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक पर। बढ़ते हैं आगे। इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो जब मानव निर्मित प्रथम तत्व की बात करेंगे तो ये पोलोनियम हो जाएगा। और मानव निर्मित प्रथम यौगिक की जब बात करेंगे तो वो यूरिया होता है। ध्यान रखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो तत्व की जब बात करेंगे तो पोलोनियम होगा, यौगिक की जब बात करेंगे तो यूरिया होगा। यूरिया की खोज किसने की थी? तो वो किया था वोलर ने। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था क्या प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिए जो भी पदार्थ ऐसे हैं जिनमें मतलब रेडिएशन हो रहा है, यानी अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही हैं, तो ये सब निकलते निकलते एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी आयु खत्म हो जाएगी, मतलब अब रेज निकलना खत्म हो जाएगा, तब जाके वो पदार्थ होगा वो सीसा में तब्दील हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी साल का कि यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। बादल किस के कारण हवा में तैरते हैं? तो बादल विस्कोसिटी जिसको श्यानता कहते हैं तथा कम घनत्व के कारण हवा में तैरते रहते हैं, यानी इसका घनत्व ज़्यादा हो जाए तो बादल वहीं पे बरस जाएंगे और बारिश हो जाएगा। ठीक है। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट जो है वो आगे बढ़ते रहता है। पीछे से मतलब जो दहन होता है उसमें ईंधन का, वो पीछे से उसका धुआं निकलते रहता है, वो आगे की तरफ बढ़ते रहता है। तो रॉकेट को आगे कौन बढ़ाता है? रेखीय संवेग संरक्षण आगे बढ़ाता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपक जाता है? तो इसमें आसंजन बल लगता है। देखिए आसंजक बल और संसंजक बल दो तरह के बल होते हैं। तो जब सेम चीज़ों का आपस में सटाया जाता है, पानी का एक बूंद है दूसरा बूंद ले लिए, उन दोनों बूंदों का आपस में मिला दिए, तो वहां पर लग रहा है संसंजक बल। कौन सा बल?
संसंजक बल। जब दो चीज अलग अलग है, जैसे कैसे, जैसे मान लो कोई लड़की लिपस्टिक लगा रही है तो होठ उसका अलग चीज है और लिपस्टिक उसका अलग चीज है। इन दोनों को एक दूसरे पर लगाया जा रहा है कि लिपस्टिक को होठ पर लगाया जा रहा है और लिपस्टिक को कहा जाता है, मतलब प्रचार करता है कि आइकॉनिक काजल ये चले 12 घंटे। तो क्यों चलेगा 12 घंटे? क्योंकि उसमें आसंजक बल जो है वो ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक एक चीज़ के परत पे दूसरा चीज़ यदि लगाया जाए तो उसमें आसंजक बल काम करता है, और जब एक ही तरह का चीज़ हो तो उसमें संसंजक बल। जैसे बोर्ड पे टीचर पहले लिखते थे ब्लैक बोर्ड पे चौक से, तो चौक से बोर्ड पे एक्चुअली कौन सा बल लगाया जा रहा है? तो वहाँ पे लग रहा है आसंजक बल। इस कारण से चौक बोर्ड पे लिख पाता है, और ये कभी कभी परमानेंट भी हो जाता है जब ज़्यादा दिन छोड़ देंगे। कई बार क्या होता था, जैसे गर्मी के दिनों में छुट्टी मिलता था स्कूल में तो बोर्ड पे होमवर्क लिख दिया जाता था, आप लोग ध्यान दिए होंगे, और उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई, महीने भर बाद जब जाके आप उस बोर्ड को मिटाते थे तो मिटता नहीं था, उस पर लगता था वो लिखा हुआ ही है, हल्का मिटता था। तो वो किस कारण होता था? यही फोर्स ऑफ एडेशन के कारण। बढ़ते हैं आगे। भारत को प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा जो है वो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मैंने पहले भी बता रखा है, इसमें पेरिस्कोप का आप लोग यूज करते हैं। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो ये 10 के पावर 5 डाइन। और एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? ये 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अब आप कहें कि डाइन अर्ग ये सब क्या बातें कर रहे हैं? तो डाइन अर्ग ये जो चीज़ है ये सब जब सीजीएस पद्धति चलती थी, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की जो पद्धति चलती थी, उसमें इन सब का यूज किया जाता था मापने के लिए। लेकिन इससे बहुत सारे जगह पे कन्फ्यूजन होने लगा, हर देश अलग अलग तरह का यूनिट रखने लगा, तो पूरे देश को एक साथ मिला के चलने के लिए उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने के लिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आया, जिसको आप लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। उसमें अब सबको एक निश्चित चीज़ दे दिया कि आप भी यही मापेंगे, आप भी यही मापेंगे। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये ग्रुप डी 4-5 बार पूछा था। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं। ये होता है कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। ये सब किसके अंदर आता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के रूप में ये काम करता है। देखिए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है इसके बारे में मैं एक फोटो बना के आपको बता दूं। देखिए, आपका कैंची कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का। यहाँ फलक्रम होता है, तो जिसमें बल आप पीछे से लगाएं, फलक्रम बीच में होगा, काम आगे से करे, इसको हम लोग प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं, प्रथम श्रेणी का लीवर कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो इसमें आता है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब द्वितीय श्रेणी में आते हैं। अब द्वितीय श्रेणी में क्या होता है? देखिए, नींबू निचोड़ने की मशीन कैसी होती है? इस तरह की मशीन होती है, यहाँ पे ऐसे ये लगा होता है और यहाँ पे आप नींबू रख देते हैं। इसमें आप हरा हरा देखिए, इसमें आप नींबू रख दिए और इसको दबाते हैं और यहाँ से रस निकलने लगता है। और इसमें जो नट कसा होता है, आगे से एक बोल्ट कसा होता है, इसी पे ये घूमता रहता है। तो इसमें देखिए फलक्रम यहाँ आ गया, यहाँ पे आपका एफर्ट लगा और यहाँ पे वर्क हुआ। तो इस तरह के जो मशीन्स होते हैं उनको हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक यानी कि सेकंड क्लास का लीवर कहते हैं। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? तो चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, सब तृतीय श्रेणी का है। अब चिमटा कैसे है भाई तृतीय श्रेणी का? देखिए, चिमटा कुछ इस तरह का होता है, रोटी बनाने वाला, आप देखे होंगे मम्मी आपकी यूज करती होगी। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका यहाँ से मुड़ा होता है, बल हम लोग यहाँ से लगाते हैं और कार्य यहाँ होता है। तो इस तरह के जो मशीन्स होते हैं जिनमें फलक्रम पीछे हो, एफर्ट बीच में लगाया जाए और कार्य आगे से हो, तो इसको हम लोग कहते हैं तृतीय श्रेणी के मशीन। जितने ही मशीन आपको दिखते हैं वो सब इन्हीं तीनों श्रेणी के मशीनों के रूप में कार्य करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनेमो परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल परिवर्तित करता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाएगा, नीचे आएगी तो भार घट जाएगा, टूट जाएगी तो भार 0 हो जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे होंगे तो जैसे ही पृथ्वी से आप ऊपर उठने लगेंगे, वायु दाब कम होते जाएगा। इस वजह से जो पेन के मतलब जो फाउंटेन पेन के अंदर स्याही होगी, वो जो वायुमंडलीय दाब होता है उसके कारण अंदर रहती है। ऊपर जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो इंक जो होगा वो पेन से बाहर निकल जाएगा। अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं, अपेक्षिक
घनत्व को। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पानी केस नली के ऊपर चढ़ जाएगा यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये रही आपकी केस नली और इधर से नीचे से मान लीजिए यहाँ से बंद है, इसमें पूरा पूरा आपका पानी भरा हुआ है, इस तरह से पूरा इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये पानी पूरा जब भर गया तो ऊपर की तरफ जब जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए वो ख़त्म होने वाला है पानी, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका तल कैसा दिखाई देगा, देखिए इसका तल जो होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, चांद की तरह ऐसा दिखाई देगा। मतलब क्या होगा कि किनारे से ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ रहेगा लेकिन बीच से धंसा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको नौचंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, नौचंद्रक। तो ये नौचंद्रक कैसा है, तो ये अवतल लेंस की तरह आपको दिख रहा है तो इसको अवतल कहेंगे। यानी कि जब पानी किसी केस नली में चढ़ेगा ऊपर, इसी ये केस नली है, केस नली मतलब एक तरह का नली होता है, ठीक है, पाइप की तरह। तो ये केस नली में जब पानी के ऊपर मतलब भरेंगे तो इसका ऊपरी भाग जो होगा वो कैसा दिखाई देगा, चांद की तरह, यानी कि अवतल दिखाई देगा। यदि इसमें आप पारा भर देते हैं, एक बार इमेजिन कीजिए कि इसमें आपने क्या भर दिया, पारा भर दिया, और ये मान लीजिए आपका पारा है, तो पारा कैसा दिखाई देगा इस पर आपको मैं एक बार बता दूं। तो यदि इसमें पारा भरते हैं तो पारा ऊपर से ऐसा बन जाएगा, देखिए उल्टा चांद, यानी कि उत्तल की तरह हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, यदि पारा भरेंगे तो उत्तल हो जाएगा, पानी भरेंगे तो अवतल हो जाएगा। ये दोनों केस काफ़ी बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, टीसीएस का ये मतलब फेवरेट टॉपिक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सेट की ओर, और उम्मीद है कि आपको ये सारा फैक्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मॉडल सेट नंबर 72, ध्वनि की तरंग कैसी होती है, अनुदैर्घ्य प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ, कई बार पूछा जाता है। हाँ, ये केस आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झूला झूलने वाली लड़की की बगल में एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाए। देखिए लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं है, कोई भी यदि झूला झूल रहा हो बैठ के और बगल में आकर कोई और बैठ जाए तो बोलता है उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जितना समय में वो झूल रही थी, एक बार में जाना और आना हो रहा था, उस समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी और के बैठ जाने से उस समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा केस, यदि कोई लड़की झूला झूल रही है और झूलते झूलते खड़ी हो जाए, अकेले है, झूल रही है, झूलते झूलते खड़ी हो जाए, तब जो समय लग रहा था एक बार जाने एक बार आने को मिला के, उसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो बैठी हुई थी तो नीचे था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस वजह से झूला लंबा जा रहा था और लंबा आ रहा था, ठीक है, दूर तक जा रहा था, दूर तक आ रहा था, तो इस वजह से उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। अभी जब खड़ी हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका ऊपर उठ गया, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब ऊपर उठ जाता है तो उससे क्या होता है कि आवर्तकाल घट जाता है, यानी कि लंबाई कम हो जाती है। अब एक केस और आएगा कि यदि एक लड़की बैठी हुई है और एक लड़की उस पर खड़ी हो जाए, आके बैठे नहीं, आके खड़ी हो जाए, तो उस पर फिर से इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अब जब दोनों का देखिए दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, तो अब जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब झूला मैनेज करेगा अपना तो उसका एवरेज ले लेगा, यानी कि इसका नीचे और ऊपर का मिला के बाई 2 कर दो, उतना पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चल जाएगा और एक्चुअली आवर्तकाल उसमें भी घट जाएगा। तो ये तीनों केस उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए जो घड़ी में पेंडुलम होता है वो मेटल का बना होता है, मेटल के बने होने से उसकी लंबाई गर्मी में बढ़ जाती है, इस वजह से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल इसका बढ़ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को अश्रव्य कहते हैं, 20,000 से ऊपर को पराश्रव्य कहते हैं। इसको दोनों हमको सुन नहीं पाते, इनको सुनने के लिए कुत्ता और जो चमगादड़ होते हैं उनके कान अच्छे होते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार करने एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पराश्रव्य तरंग का हम लोग उपयोग करते हैं, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक के तरंगों का उपयोग करते हैं। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें भार शून्य हो जाता है। आगे है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो जब भी बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग आपको ऊपर तैरते हुए दिखाई देगा, मतलब 1 भाग ऊपर रहेगा और 9 भाग पानी में डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। और यही बर्फ का टुकड़ा यदि आप अल्कोहल में डालते हैं, यानी शराब में डालते हैं, तो उसमें अल्कोहल में डूब जाता है। कई बार आप लोग फिल्मों में देखे होंगे क्लास में, तो उसमें शराब के अंदर वो क्रिस्टल जो होता है बर्फ का वो डूब जाता है, बार टेंडर देता है ना ऐसे बना के। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रंजन ने की थी एक्स किरणों की खोज। परावैंगनिक किरणों की खोज रीटर ने की थी, औरक्त किरणों की खोज हर्शल ने की थी। इन तीनों को याद रखिएगा, कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा।
ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? गैस में। और जो बीच में लिक्विड आएगा उसमें मॉडरेट रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।